अंबिकापुर में इन दिनों सिकल सेल बीमारी चुनौती बनी हुई है। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण इस बीमारी का ज्यादा शिकार हो रहा है। वहीं विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर लोगों को इस गंभीर आनुवांशिक बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है, ताकि लोगों की सतर्कता के चलते इस बीमारी से बचा जा सके। इसी को लेकर सादा न्यूज ने सिकल सेल नोडल अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सिकल सेल बीमारी के बारे में खास जानकारी साझा की। जो सिकल सेल दिवस है, आज सिकल सेल के बारे में हम बात करेंगे। सिकल सेल क्या होता है, सिकल सेल से कैसे बचाव करें, सिकल सेल की पहचान कैसे करें, और अगर आपको पहचान हो गया है तो अच्छे डॉक्टर से कैसे मिले। आज हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट और जो यहाँ के जिला अस्पताल के नोडल हैं डॉक्टर श्रीकांत, वो हमारे साथ हैं। उनसे ही जानेंगे सिकल सेल के बारे में कि सिकल सेल होता क्या है, सिकल सेल कितना घातक हो सकता है जीवन के लिए, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। डॉक्टर साहब, सिकल सेल के बारे में अगर जानना चाहूँ मैं, सिकल सेल आखिर है क्या? देखिए, सिकल सेल पहले भी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कई बार। और सिकल सेल एक जेनेटिक बीमारी है जो माँ बाप से बच्चे में आती है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो देखो वो बच्चा उसके पिता जैसे दिख रहा है, वो देखो उसकी माँ जैसे दिख रहा है, तो वैसे ही सिकल सेल में भी जो जीन है वो मम्मी पापा से ही ट्रेवल होके बच्चे में आता है। तो ये जेनेटिक बीमारी है कुल मिला के। और इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो शरीर में जोड़ों में दर्द होता है और खून की कमी रहती है। और कई बार मरीज को बार बार पीलिया का शिकायत देखने को मिलता है, पेट में तिल्ली बढ़ जाती है ना। इस तरह के कंप्लेन हमेशा मरीज में देखने को मिलता है और बार बार इन्फेक्शन होते रहता है मरीज को। जी, अगर इसको समझा जाए कुल मिला के सिकल सेल की प्रकार को समझा जाए और इसको कैसे पहचाने, आपने बता दिया तिल्ली बढ़ना, लेकिन कई ऐसे सिकल सेल के आपके पास पेशेंट आते हैं जिसको कोई सिम्टम नहीं होता, सिर्फ ब्लड कम होता होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जहां पर जागरूकता ही बचाव है, समझ लीजिए। क्योंकि हम जो भी इलाज कर रहे हैं अभी हम सिर्फ लक्षणों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पूरी तरह से खत्म होने वाले फेज पे नहीं पहुंच पाए हैं, अभी भी अंडर रिसर्च ही है वो चीजें। तो हम जितना ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगे उतना ही अच्छा है। और इसमें जानने वाली बात यह है कि सिकल सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यदि आपके शरीर में सिकल सेल है लेकिन आपको लक्षण नहीं है, तो हो सकता है वो आपको छोटा वाला सिकलिंग हो। लेकिन जहां पर भी सिकल सेल है और लक्षण के साथ है तो वहां पर बड़ा वाला सिकलिंग होने की 99% चांस रहती है। तो कुल मिला के सिकल सेल दो प्रकार का होता है। तो सभी लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जान लें आज, है ना, कि सिकल सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं और इन्हीं दो प्रकारों के बीच में ही मरीजों का चयन करना रहता है। जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो सबसे पहले मरीज या तो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अब जिसकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है वहां पर हमको पुनः जांच करके कंफर्म करना पड़ता है कि क्या वो छोटा वाला सिकलिंग मतलब वाहक वाला है या बड़ा वाला सिकलिंग मतलब बीमारी वाला है। ये दो प्रकार जांच। डॉक्टर साहब, कितना घातक हो सकता है ये बीमारी, अगर किसी को हो, किसी परिवार को अगर पता चलता है, कितना घातक है? देखिए, चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जेनेटिक बीमारी है और अभी एक तरह से लाइली है, और अभी जो इलाज हम लोग दे रहे हैं मरीजों को वो एक तरह से कहा जाए कि हम सिर्फ लक्षणों पे ही काम कर रहे हैं। मरीज जब तक हमारा इलाज ले रहा है तब तक वो सिकल सेल के लक्षणों से मुक्त रह रहा है। लेकिन अगर हम इससे बचने की बात करें तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक बच नहीं पाएंगे। और घातक की बात करें तो ये बहुत ज्यादा घातक है यदि किसी को बड़ा वाला सिकलिंग है। क्योंकि जिसको भी बड़ा वाला सिकलिंग है वो अगर रूटीन ट्रीटमेंट ना ले रहा हो, रूटीन जांच ना करा रहा हो, तो वो कभी भी उसकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो सकती है, वो कभी भी कम उम्र में ही डेथ हो सकता है। और हमेशा ब्लड की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी तो कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी उसको नुकसान कभी हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसको समझा जाए तो क्या सिकल सेल को अगर देखा जाए खान पान में भी थोड़ा सा कंट्रोल करके, या तो खान पान में अच्छे खाने से ब्लड ग्रोथ, जो जिस चीज से ब्लड की क्षमता बढ़े, ब्लड बढ़े शरीर में, उससे भी क्या कुछ कम किया जा सकता है क्या? हाँ, ये कुछ हद तक खान पान से प्रभाव जरूर पड़ता है सिकल सेल मैनेजमेंट में। लेकिन मैं जहां तक देखा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग ना परहेज की बात करते हैं। मेरे पास बार बार मरीज आते हैं और बार बार पूछते हैं कि सर सिकल सेल में क्या क्या परहेज रहता है। तो मैं पूछता हूं उनसे वापस कि भाई आपको परहेज के लिए किसी ने बोला क्या? तो उनका सीधा सीधा यही जवाब रहता है कि सर जहां भी हम जाते हैं सिकल सेल में परहेज कराते हैं लोग। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि सिकल सेल जैसी बीमारी में आपको ज्यादा परहेज की कोई जरूरत नहीं है। मरीज वो सारा कुछ खा सकता है जो वो पचा सकता है। मतलब वो चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, यदि मांस
मछली, अंडा अगर वो खा के पचा सकता है तो जरूर। अगर समझा जाए इसको, तो जो नावपारा हॉस्पिटल है उसमें किस प्रकार इसका इलाज किया जाता है और कब से इलाज होता है, और जो मरीज आते हैं, मैं अभी भी ओपीडी में आपका गया तो बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं, उनके लिए कैसी ट्रीटमेंट की जाती है, क्या व्यवस्था है? देखिए, ये बहुत छोटे स्तर पे हमने शुरुआत किया था। फरवरी 2022 में हमने शुरू किया था इसको। जब ये पूरे भारतवर्ष पे ये प्रोग्राम के रूप में लॉन्च नहीं किया गया था, तभी हमने सिकल सेल पे काम करना शुरू कर दिया था। और वर्तमान में मेरे पास लगभग 1200 से अधिक मरीज हैं, डिजीज वाले, बीमार कैटेगरी वाले, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। तो हमारा जो यहाँ का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से चलता है वो मैं बताता हूँ। कोई भी नया मरीज आता है हमारे पास, तो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। उन मरीजों को उस प्रोटोकॉल्स के तहत उनको उस प्रोटोकॉल को समझाया जाता है कि आपको आपका दैनिक दिनचर्या है वो कैसा रहना चाहिए, आपको सुबह से शाम तक कितना लीटर पानी पीना चाहिए, क्या खान पान रखना चाहिए, ठंड के मौसम में आपको कैसा रहना है, गर्मी के मौसम में कैसा रहना है, बरसात के सीजन में आपको कैसा रहना है। इन सब का एक प्रोटोकॉल बनाया है और साथ में उनकी स्क्रीनिंग करके कंफर्म करते हैं कि उनको बड़ा वाला सिकलिंग है कि छोटा वाला सिकलिंग है। यदि छोटा वाला सिकलिंग है तो ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं रहती, उनकी हम लोग काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करके उनको बताते हैं कि इन फ्यूचर यदि बच्चा है तो उनकी शादी के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, यदि वो कोई यंग पर्सन है या मेल फीमेल तो उनकी शादी के समय उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, किससे उनकी शादी करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए, मतलब प्री मैरिटल काउंसलिंग बोलते हैं, वो हम यहाँ पर करते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, क्योंकि अनजाने में कई बार शादी हो जाती है उनकी और लास्ट में उनको जब प्रेगनेंसी आता है तब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, तब हमको उनको दोबारा से पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो हम करते हैं। ये हमारे प्रोटोकॉल में शामिल है। दूसरा चीज, हम लोग यहाँ जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक छोटा सा कार्ड बना के देते हैं। उस कार्ड के माध्यम से उनकी एक दिव्यांग सर्टिफिकेट, हम लोग हैंडीकैप सर्टिफिकेट उसके माध्यम से बनवाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और उस हैंडीकैप सर्टिफिकेट के माध्यम से जो जो गवर्नमेंट की तरफ से पेशेंट को लाभ मिल सकता है वो सारा लाभ उनको दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, झारखंड से कुछ पेशेंट आते हैं और उसी कार्ड के माध्यम से उनको प्रति माह झारखंड सरकार 1000 रुपया प्रदान करती है। मैं अभी आपके ओपीडी में गया था, अभी भी वहाँ झारखंड से पेशेंट आए थे, दूर दराज से पेशेंट आए थे, मतलब लोगों को एक भरोसा ऐसा बन चुका है श्रीकांत के ऊपर, डॉक्टर श्रीकांत। जी जी, ये तो क्या है, ऊपर वाले की देन है कि ये हम लोग एक माध्यम है। हम लोगों ने एक पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव पे काम करना शुरू किया, हमारी ट्रेनिंग हुई मेडिकल कॉलेज रायपुर से और उसके बाद में फिर हम ये काम करना शुरू किए। और हमारे पास लोग आते हैं भरोसा लेके, हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे भरोसा उनका बना रहे और हम उनको लगातार इस तरह का अच्छी से अच्छी सुविधा देते रहें, अच्छी सेवा देते रहें। क्या सावधानी रखना चाहिए? अभी आपने बताया था शादी से पहले जांच करवाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि सरगुजा संभाग में लोगों में एक कमी, जागरूकता की कमी है? जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि इस प्रोग्राम को यदि हमको जड़ सहित खत्म करना है तो सबसे पहले जो समाज है उसको हमको जागरूक करना पड़ेगा। और हम अपने स्तर पे, सरकार भी अपने स्तर पे लगातार इसके लिए प्रयासरत है। जैसे हम लोग विश्व सिकल सेल दिवस हर महीने, हर साल, हर वर्ष 19 जून को हम लोग मनाते हैं और उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचे और उनको जागरूक करें। कई बार हम पखवाड़ा भी मनाते हैं 7 दिन के लिए और उसमें भी हम लोग अलग अलग दिन में अलग अलग एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जागरूकता बेस्ड ही है। क्योंकि एक बार जो बीमार हो गया उसको इलाज कंटिन्यू लेना ही पड़ता है और यदि वो जागरूक है तो बीमार होने से बच जाएगा। यही एक फायदा है जागरूकता होने का। और आप जैसे पूछ रहे हैं कि उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने शुरू से ही बताया कि ये जेनेटिक बीमारी है, तो यदि माँ और पिताजी में से किसी को सिकल सेल है तो उसके चांसेस रहते हैं कि वो बच्चे में ट्रेवल करेगा, मतलब बच्चे में भी वो बीमारी पहुंचेगा। तो उसके कितने % क्या चांसेस रहते हैं वो एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। यदि माँ और पिताजी दोनों वाहक ग्रुप से हैं, उदाहरण के लिए यदि वाहक ग्रुप के हैं, वाहक ग्रुप बोलने से लक्षण रहित सिकल सेल पॉजिटिव होना, एक छोटा सिकलिंग जो लक्षण रहित होता है जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एक जो बड़ा सिकलिंग जो लक्षण के साथ होता है ना। तो हम लोग लक्षण रहित की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम शादी की बात करते हैं तो कई बार हम जांच नहीं करा पाते, इसलिए क्योंकि हम बीमार नहीं पड़े, हमने कभी सिकल सेल का जांच नहीं कराया। लेकिन अनजाने में बिना जांच किए
हम कई बार हमारी शादी हो गई, मान लीजिए लड़की को भी छोटा सिकलिंग है और लड़के को भी छोटा सिकलिंग है, तो दोनों के छोटा सिकलिंग मिल के जो बच्चे में जो बड़ा सिकलिंग आने की संभावना रहती है वो लगभग 25% चांस रहता है कि बच्चे में बड़ा सिकलिंग आ सकता है। तो जो 25% है ना, कई बार हावी हो जाता है, और यदि एक बच्चा भी उसके परिवार में अगर बड़ा सिकलिंग से आ गया, बड़ा सिकलिंग होके पैदा हो गया, तो उसके पालन पोषण और उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उसके ट्रीटमेंट में पूरा जो उनका परिवार है वो पीड़ित हो जाता है। ये एक बड़ा परेशानी है, जिसलिए हम लोग को प्री मैरिटल काउंसलिंग और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग और इससे बचने के लिए जो जो सलाहें हैं वो हम लोग को बताना और समझाना पड़ता है मरीजों को। अगर मान लीजिए कोई लड़का छोटा सिकल सेल उसको बीमारी है जिसका कोई लक्षण नहीं है जी। और उसकी शादी बिना सिकल सेल वाले से हो जाती है, उस समय में क्या होगा? हाँ, चूंकि छोटा सिकल सेल में लक्षण नहीं पाए जाते, तो अगर यदि वो नॉर्मल व्यक्ति से शादी करते हैं तो उनमें 50-50% चांस रहेगा कि बच्चे नॉर्मल भी हो सकते हैं और छोटा सिकलिंग वाले भी हो सकते हैं। तो यदि छोटा सिकलिंग वाले भी होते हैं तो भी उनको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होना है, क्योंकि उसमें लक्षण नहीं पाए जाते। तो उनको फिर से वही चेन अपनाने की जरूरत पड़ेगी, उनको जानने की जरूरत पड़ेगी कि आने वाले समय में उनकी शादी किससे कराई जाए और वहां पर हम क्या सावधानी बरतें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिकल सेल, अगर किसी को सिकल सेल है डॉक्टर साहब, तो क्या सिकल सेल वाले से ही शादी करना चाहिए? आपका कहने का मतलब लोगों को समझ है ये कि अगर मान लीजिए कोई किसी को पर्सन को, किसी व्यक्ति को सिकल सेल है, लक्षणहीन है या लक्षण है उसमें, उसको ऐसे किससे शादी करना चाहिए? सामने वाले का भी क्या टेस्ट करवाना चाहिए? अगर सामने वाला व्यक्ति, महिला जो है वो सिकल सेल नहीं है या सिकल सेल है तो उनको छोटा सिकल सेल है, तो ऐसे कैसे मतलब मैच कैसे करें कि इनसे शादी करना चाहिए, इनसे नहीं करना चाहिए? देखिए, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, क्योंकि हमको सिकल सेल मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं लगातार, और हम लोग इस ओर प्रयासरत हैं कि सिकल सेल को किसी भी प्रकार से हम मुक्त कर पाए। तो जो बीमार व्यक्ति हैं उनका तो ट्रीटमेंट हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी में बीमारी सिकल सेल की घटती चली जाए और एक समय ऐसा है कि वो नील हो जाए बिल्कुल। तो इसका तभी संभव है जब हम प्रयास करें कि एक जो सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति है वो सामान्य व्यक्ति से शादी करना चालू करता है, तभी ये संभव है। और इसके लिए पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज भी भ्रांतियां हैं कि किसी को अगर सिकल सेल है तो लोग उनसे दूरी बना लेते हैं, लोग उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, है ना, लोग उनको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, कई प्रकार का दुष्प्रभाव उसको माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, तो इन सब से निकलने की जरूरत है और इसी को हम लोग जागरूकता के रूप में लोगों को समझा रहे हैं। क्या लेकिन छुआछूत की बीमारी है क्या? नहीं, छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है, ये एक जेनेटिक बीमारी है। यदि माँ बाप को है तभी बच्चे में आएगी, अदरवाइज ये किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ खाने से ये सब बीमारियां नहीं ट्रांसफर होती हैं। ये थे डॉक्टर श्रीकांत सिंह चौहान जी, जो अभी सिकल सेल, आज 19 जून को जो सिकल सेल मनाया जाता है उसमें ये अपने सिकल सेल से कैसे बचाव करें, क्या क्या सावधानी करें, उस चीज के उपाय बनाए। आप भी जागरूक होइए, शादी करने से पहले, कुंडली मिलाने से पहले सिकल सेल की जांच जरूर करवाएं। कैमरामैन विजय के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता।